बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूटी कंसेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से आपको क्लास 9th, क्लास 10th, 11th और 12th का मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा, जो कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पे रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्लास वो है आपका क्लास 10th का, जो कि पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं, एक आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम लोग दो ब्रांच में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चार्ज को उसके रेस्ट पोजीशन, जब वो चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में रहे, तब उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। कहने का मतलब जब आपका चार्ज मतलब आवेश, चार्ज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश। अगर इसका हिंदी मतलब बोले तो विद्युत, ये आपका स्थिर विद्युत, दो पार्ट में स्थिर विद्युत, और ये आपका विद्युत धारा। जब आपका आवेश स्थिर अवस्था में रहे तब उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। जब आपका चार्ज मोशन में रहे, गतिशील रहे, उस समय अगर उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले चार्ज के बारे में डिस्कशन करते हैं, आखिर चार्ज क्या होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है आपका? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब आपका चार्ज रेस्ट में रहे, विराम अवस्था में रहे, रुका हुआ रहे, तब उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। जब आपका चार्ज मोशन में रहे, मतलब गतिशील रहे, आपका मूव कर रहा हो, तब उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तब उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, आखिर चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है आपका? चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एनी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल। कहने का मतलब है चार्ज आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल का, या इसको हम लोग यूँ बोल सकते हैं, इट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हम लोग जो क्लास आगे बढ़ेंगे, हम लोग इसको बहुत अच्छा तरह से समझते जाएंगे। तो चार्ज क्या है आपका? फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल का, और या यूँ क्यों कहें कि ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। और इसको अगर हम लोग और थोड़ा आगे ले जाएं, तो कोई भी चार्ज है, अगर उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, इट एक्सपीरियंसेस
force when it is kept in electric or magnetic field। मतलब चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाए या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए तो इस पे एक ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस पे एक फोर्स, एक बल लगता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ये हम लोग आगे डील करेंगे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आपको बातें और ज़्यादा क्लियर होगी। तो चार्ज क्या है आपका, बेसिक प्रॉपर्टी है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एनी सब एटॉमिक पार्टिकल का। ठीक है, ये क्या है आपका, इट इज़ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जब चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो ये आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आइए हम लोग और आगे चलते हैं। जब हम लोग प्लास्टिक कॉम को टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो आपका कुछ इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। इसी कॉम को अगर हम लोग रब कर दें किससे, ड्राई हेयर से, मान लीजिए आपका ये कॉम है, ठीक ना, ये जब आपका प्लास्टिक कॉम था, जब इसको रब करने से पहले जब आप टीने पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक ना। अब इस कॉम को आप अपने ड्राई हेयर से रब करके जब इसको कॉम के पास ले जाएंगे तो ये कॉम क्या करेगा आपका, मान लीजिए ये कॉम है, ये क्या करेगा, इसको सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये आपका अब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आपका कॉम इस टाइनी पीसेस ऑफ पेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सेम उसी तरह ये मान लीजिए आपका ग्लास रॉड है, जब इसको हम लोग सिल्क क्लॉथ से इसको जब हम लोग रब करते हैं, ठीक है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण इसमें ये आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, ये आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया तब अगर इसको आप टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे तो ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन द सेम वे अगर आपका इवोनाइट रॉड है, अगर उसको हम लोग वुलन क्लॉथ से अगर हम लोग रब करते हैं तो रब करने के बाद फिर इन द सेम वे ये भी आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के बाद ये भी आपका टाइनी पीसेस ऑफ पेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके कारण आपका उत्पन्न होता है, फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण। तो आइए हम लोग अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आखिर चार्ज क्रिएट कैसे होता है, आपका चार्ज का क्रिएशन कैसे होता है। तो आइए आगे ले चलते हैं आपको। अगला टॉपिक आपका है हाउ इज चार्ज क्रिएटेड। हाउ इज चार्ज क्रिएटेड, आपका चार्ज किसी बॉडी पे डेवलप कैसे होता है या आपका चार्ज क्रिएट कैसे होता है। तो आइए पहले देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका चार्ज ऑन एनी बॉडी डेवलप्स ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से एक बार देखिए, चार्ज किसी बॉडी पे आपका कैसे क्रिएट होता है, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जब आपका ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा तो आपका दोनों बॉडी में एक आपका चार्ज का क्रिएशन होगा, एक आपका चार्ज क्रिएट होगा। आइए देखते हैं। सबसे आपका सिंपलेस्ट एग्जांपल आपका हम लोग लेते हैं सोडियम का। थोड़ा सा आप ये अगर आप लोग क्लास 9 में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ले चलते हैं, आपको देखते हैं कि चार्ज आखिर कैसे डेवलप होता है। तो
हम लोग जानते हैं, हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि आपका एटम इलेक्ट्रिकली आपका न्यूट्रल होता है। एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी एटम पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना कोई आपका निगेटिव चार्ज होता है। मतलब कहने का मतलब ये आपका न्यूट्रल होता है। तो आइए न्यूट्रल क्यों होता है तो देखते हैं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल एक हम लोग लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है? एटॉमिक नंबर आपका 11। एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर अगर आपका 11 है, इसका कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है आपका? 11। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा आपका? 11। ठीक है। तो फिर से एक बार आपको फिर से चार्ज कैसे क्रिएट होता है आपका? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बाय द एक्सटर्नल एजेंसी हीट के द्वारा हो सकता है। जब आप उसको रब करें, फ्रिक्शन करें, किसी भी माध्यम से आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा तो आपका चार्ज का क्रिएशन होगा या चार्ज आपका उस बॉडी पे डेवलप होगा। ठीक है। तो हम लोग सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देख रहे हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 11। 11 एटॉमिक नंबर कहने का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा सोडियम एटम में? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 11। अब हम लोग को पता है, हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन 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 पे आपका कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? नो चार्ज। नो चार्ज। ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का आपका सेम है। बस क्या है आपका? दोनों नेचर में अपोजिट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 और इसको हम लोग लिखते हैं +1 यूनिट लिख सकते हैं, चूंकि दोनों का आपका क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। -1 यूनिट। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर एटम आपका अगर न्यूट्रल है, प्रोटॉन की संख्या अगर आपका 11 है तो कितना चार्ज हो गया? इसके प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज हो गया? +11 यूनिट। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आपका 11 है, इसके कारण कितना चार्ज हो गया? -11 यूनिट। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपका क्विक रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है ना। अब 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 11 यूनिट निगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके आपका +11 - 11 आपका 0। नेट चार्ज कितना हो जाएगा आपका? 0। तो इसीलिए आपका एटम इनिशियली आपका न्यूट्रल होता है। अब देखिए क्या होता है चार्ज का। अब देखिए, अब हम लोग सोडियम का थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको पता ही होगा, 9th में पढ़े कि ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पे रहता है? आपका न्यूक्लियस में। न्यूक्लियल, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका चारों तरफ आप एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते रहता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद होगा तो इसका हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है। आपको बहुत अच्छा तरीका से बताएंगे। जब आपका केमिस्ट्री का हम लोग 9th के केमिस्ट्री को देखेंगे तो आप विदिन सेकेंड किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीख जाएंगे। तो अगर हम लोग के एल एन में बात करें तो 2 8 और 1। ठीक है। तो आपका ये न्यूक्लियस है, इसमें अगर आपका 2 है, ये आपका 8 और आपका तीसरा में आपका 1। तो अब क्या होता है कि कोई भी एटम जो होता है अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। मतलब इसके नियरेस्ट जो आपका इनर्ट गैस है
उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वो आपका हाईली स्टेबल होता है स्टेबल। तो ये भी आपका जो भी सोडियम एटम है ये भी सोचता है या ये भी इसका नेचर होता है कि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का ऑक्टेट कंप्लीट करें। तो ये क्या चाहेगा, अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को सोचेगा कि लूज कर दे, या कोई भी एक्सटर्नल हीट या कुछ भी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपका एक बाहर हो जाएगा, ठीक ना। तो जब ये आपका सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन आपका लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन जब आपका ये लूज कर देगा तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया आपका 11। इलेक्ट्रॉन चूंकि एक आपका लूज कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10। तो ये आपका +11 यूनिट और ये आपका -10 यूनिट। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस पे अब आप नेट 1+1 चार्ज आपका डेवलप हो जाएगा। मतलब नेट चार्ज आपका सोडियम पे कितना आ जाएगा, नेट चार्ज आप सोडियम पे कितना आ जाएगा +1 यूनिट का, +1 यूनिट का। इसीलिए हमेशा सोडियम किस फॉर्म में रहता है Na+ में। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पे आपका चार्ज डेवलप कैसे हुआ, हम आपको इतना इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये समझ में आए कि इस पे चार्ज कैसे डेवलप हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपना लूज किया, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन का ये अपना लूज किया, तो लूज करने के कारण आपका इस पे कौन सा चार्ज आ गया प्लस। तो याद रखिएगा जब भी कोई एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, जब वो कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उस पर आपका निगेटिव चार्ज। सिमिलरली एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपको और क्लियर होगी बात। क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन, ठीक ना, इसका एटॉमिक नंबर 17 और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। के में बात करें K2l 8 KLM में आपका 7। तो अब देखिए यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका 7। तो ये क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से हमको मिल जाए ताकि हम अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्टेबल हो जाए। तो ये क्या चाहेगा, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आप किसी से लेके अपना स्टेबिलिटी को गेन कर ले। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको अगर मिल जाता है, ठीक है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, पहले 17 था अब 18 हो गया, और प्रोटॉन की संख्या तो वही रह जाएगा जो पहले था 17। तो इस पे आपका -18 यूनिट चार्ज और इस पे आपका +17 यूनिट चार्ज। तो दोनों, तो इस पे आपका नेट चार्ज कितना आ जाएगा आपका, नेट चार्ज कितना आ जाएगा आपका -1 यूनिट का, -1। इसीलिए आपका Cl हमेशा किस फॉर्म में रहता है आपका Cl- में। तो ये चार्ज आपका किस लिए आपका यहाँ पे डेवलप हुआ, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, और सोडियम के केस में क्या हो रहा था आपका इलेक्ट्रॉन का लूज। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा वहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है आपका, ये कैसे आपका क्रिएट होता है, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है जब कोई एटम या कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस केस में उस बॉडी पे या उस एटम पे आपका कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपका पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र, अगर कोई अगर एटम कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है तो उस पर आपका कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज अगर कोई बॉडी या कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है आपका, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लस चार्ज ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे कोई अगर यहाँ पे क्या होगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा
लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है तो उस पर आपका निगेटिव चार्ज। ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। अब आइए आपको ले चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सिंबल क्या होता है आपका चार्ज का? इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है आपका? कूलम। कूलम, या इसको हम लोग C से, कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो चार्ज आपका कितने टाइप का होता है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 टाइप का होता है। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला कौन सा होगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होगा आपका? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। चार्ज कितने तरह का होता है आपका? 2 टाइप्स का, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका निगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करता है आपका? आपस में विकर्षण, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कहने का मतलब अगर प्लस और प्लस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। दूसरे में क्या होगा आपका? विकर्षण होगा। दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ये इधर और ये इधर, दोनों क्या करेगा आपका? रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक, ये 2 का मान लीजिए फर्स्ट था, ये आपका 2 का सेकंड। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब आपका अनलाइक चार्जेज होगा तो आपस में क्या होगा आपका? आकर्षण, मतलब अट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब प्लस माइनस क्या होगा आपका? अट्रैक्शन। माइनस प्लस क्या होगा आपका? अट्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो भी दिक्कतें हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या पढ़े अभी तक हम लोग? पहला चार्जेस आपका 2 टाइप्स का, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका निगेटिव चार्जेस। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज है तो आपस में रिपल्सन होगा। अगर आपका प्लस एक माइनस तो आपस में क्या होगा आपका? अट्रैक्शन होगा। अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 3। चार्जेस क्या होता है आपका? एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स वी कैन add a charge according to अलजेब्रिक रूल, ठीक है। एडिटिव इन नेचर कि अगर एडिटिव नेचर ऑफ मतलब एडिटिव इन नेचर का क्या मतलब हुआ कि किसी भी चार्ज को हम लोग अलजेब्रा के रूल के अनुसार हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपका
ये कोई 3 कूलम है, ये आपका प्लस है, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका -5 कूलम है और फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका +10 कूलम का एक बॉक्स है। अगर आपका मान लीजिए ये एक आपका सिस्टम हो, तो अगर आपको पूछे कि इस सिस्टम में आपका नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, तो जिस तरह हम लोग अलजेब्रा का सम निकालते हैं, अलजेब्रा का सम करते हैं, सेम उसी तरह से इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो 3 + 10 कितना हो गया 13, जो भी प्लस का है आपका 13 में से 5 + 13 - 5 क्यू, तो कितना हो जाएगा आपका 8 कूलम सॉरी, ठीक है। मतलब हम लोग जो चार्जेस होता है आपका किसको फॉलो करता है, आपका अलजेब्रा का जो रूल रहता है उसके अनुसार इसका भी हम लोग उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। आइए आगे का प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। चलिए चार्ज का चौथा प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो कि है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, ±NE, जहाँ पे Q क्या है आपका चार्ज, N क्या हो गया आपका इंटीजर 1 2 3 4 5, E क्या हो गया आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कहने का क्या मतलब हो गया कि किसी बॉडी पे जो भी चार्ज होता है वो किसी इंटीजर वैल्यू और किसी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज का अमाउंट होता है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो Q = ±N × ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देख के इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। देखते हैं इसको हम लोग, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में आपको क्या दिया हुआ, चार्ज दैट इज Q क्या दिया हुआ आपको 1 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो Q = हम लोग जानते हैं N × E, तो N क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो Q = E, Q कितना आपका 1, ये कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये 0 5 8, ठीक है। 5 को 8 से ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि 1 कूलम चार्ज में आपका कितना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज का निर्माण करता है, ठीक है। क्या हुआ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट
1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट किए। सिमिलरली अगर हमको कोई पूछे कि 5 कूलम में कितना चार्ज, 5 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो बस Q इजकल टू N इजकल टू Q बटे E 5/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आपका वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो ये थी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब आइए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट लेवल में, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ। तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम बताए थे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो कोई भी दो चार्ज अगर सेम लाइक चार्जेस है एक दूसरे को रिपेल करता है, अगर अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो दोनों के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो कूलम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो लाइक और दो अनलाइक चार्ज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो कितना होगा, एक लॉ के माध्यम से उसका गणना किया। तो क्या है कूलम्स लॉ? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं। चलिए इसको मैथमेटिकली देखते हैं। मान लीजिए कोई दो चार्ज आपका Q1 और Q2 है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका R है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी F होगा, F वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 इंटू Q2। हम लोग जाने प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रोपोर्शनल होता था। ठीक ना, उसके बाद F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन आपका सेकेंड मान लेते हैं। तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड को घटाएंगे तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। अगर हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बढ़ाते हैं तो आपका फोर्स घटता है। अगर हम लोग दोनों के बीच के दूरी को घटाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका इंक्रीज करता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जाए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो आपको क्या पता चलेगा यहाँ से? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल है, इसको हटाने के लिए हम लोग एक क्या देते हैं? एक कांस्टेंट देते हैं जो कि आपका क्या कहलाता है? कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे K क्या आपका एक कांस्टेंट है। क्या आपका? K कांस्टेंट है। तो K का आपका वैल्यू कितना होता है? आपका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये आपका वैल्यू है किसका? कूलम्स कांस्टेंट का। जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है उसका कितना वैल्यू है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आइए, अगर दूरी बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होगा? आपका
घटेगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो आपका इंक्रीज करेगा। अगर दोनों चार्ज अनलाइक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर दोनों सेम चार्ज है तो आपका रिपल्सन होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक आपका 5 कूलम का चार्ज है, एक आपका 10 कूलम का चार्ज है। दोनों के बीच का दूरी आपका 10 मीटर। ठीक है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। ज्यों ही आपका एक प्लस एक माइनस तो कौन सा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो F यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? F आपका कितना हो जाएगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो F आपका कितना? 5 कूलम, ये कितना आपका? 10 कूलम, और आपका K का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 पे पावर 9, और R कितना आपका? 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा? और ये किस में आएगा आपका? न्यूटन में। किस में आएगा आपका? फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन। तो 10 2 से आपका ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 पे पावर 7 कितना हो जाएगा आपका? 45 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, ये आपका इतना आपका न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जो भी आपको कठिनाई हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, या कहीं भी थ्योरी रिलेटेड कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आपका फुल्ली आपका सॉल्व करके आपको बताया जाएगा।